सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय सियासी है। इस समय गुजरात चुनाव की धूम है। पहले चरण का चुनाव प्रचार कल समाप्त हो चुका और कल मतलब आने वाला कल अर्थात 1 दिसंबर को पहले चरण के लिए मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए प्रचार का अभियान जारी है। दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होना है। 8 तारीख को नतीजे आने हैं। नतीजे न केवल गुजरात के बल्कि हिमाचल के भी आने हैं। तो गुजरात महज एक राज्य का चुनाव नहीं है। गुजरात के साथ उम्मीद 2024 के जनादेश को लेकर भी है। गुजरात में केवल किसी नेता विशेष की ही प्रतिष्ठा दांव पर नहीं बल्कि पूरी सरकार दांव पर है, अर्थात केंद्र सरकार। क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। उनकी राजनीति की शुरुआत गुजरात से हुई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी ताल्लुक गुजरात से रखते हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष परेशान रहता है। परेशान इसलिए रहता है कि 3 दशक की भारतीय राजनीति के बाद नरेंद्र मोदी वो चमत्कारी शख्सियत रहे जिनके नेतृत्व में पार्टी ने पहली बार स्पष्ट तौर पर जनादेश हासिल किया। सरकार भले ही एनडीए की हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए रखने के लिए किसी अन्य दल की मोहताज नहीं है। जनता ने भाजपा को इतनी सीटें दी हैं कि वह खुद अपने बूते पर सरकार में रह सकती है। और इसका श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो वो नरेंद्र मोदी के चमत्कारी व्यक्तित्व को दिया जाता है। माना जाता है कि इस शख्स ने जनता के बीच में ऐसा सम्मोहन पैदा किया जिसके चलते जनता किसी और को ना देखते हुए केवल भाजपा को वोट देने के लिए आतुर रहती है। वक्त के साथ ये लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश भाजपा की तेज रही और नतीजा ये रहा कि न केवल लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बल्कि हर विधानसभा और यहां तक नगरीय निकाय के चुनावों में भी मोदी के चेहरे को ही सामने रखकर मतों को हासिल करने की उम्मीद भाजपा करने लगी। ये स्थिति विपक्षी दलों के लिए बेहद परेशानी भरी है। लोकसभा के संदर्भ में नरेंद्र मोदी और भाजपा को पार पाने में नाकाम रह रहा विपक्ष अब हर जगह मोदी के चेहरे को देखकर बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। और यह परेशानी कल सार्वजनिक हो गई तब जब कांग्रेस के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान इस बात को लेकर नाराज हुए कि यह क्या सा तरीका है, हर जगह नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रख दिया जाता है। और अपनी बात को कहते कहते वो यहां तक चले गए क्या नरेंद्र मोदी के रावण की तरह 100 मुख हैं। हालांकि शास्त्रों में हमने पढ़ा यह था कि जिसे रावण कहा जाता है उसे दशानन भी कहा जाता है, अर्थात 10 मुख वाला। पर खड़गे जी का आशय जो भी रहा हो, उन्हें शिकायत इस बात को लेकर रही कि आखिर हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट क्यों चाहती है। पर खड़गे जी का यह बोलना भाजपा के लिए बहुप्रतीक्षित उम्मीद का पूरा करना था। भाजपा हमेशा कोशिश करती है कि कुछ ऐसा नरेंद्र मोदी के संदर्भ में कहा जाए जिसे प्रतिष्ठा का विषय बनाकर हम जनता के बीच में सहानुभूति का वातावरण पैदा कर सकें। कल खड़गे जी के मुंह से ये शब्द क्या निकले, एक सामान्य उपमा के तौर पर भाजपा ने इसे लपक लिया है। भाजपा का हर बड़ा नेता इसे गुजरात का अपमान, नरेंद्र मोदी का अपमान, गुजरात के सपूत का अपमान, गुजरात गौरव का अपमान के तौर पर निरूपित कर रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है कि एक लंबा इतिहास है इस बात का कि जब जब नरेंद्र मोदी को निजी तौर पर टारगेट किया गया है, निजी तौर पर जब उनके ऊपर छींटाकशी की गई है, निजी तौर पर उनके लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तब तब जनता ने अपने मतों से भाजपा की झोली को भरा है। तो क्या वो कहानी एक बार फिर दोहराए जाने की उम्मीद भाजपा कर रही है? और कांग्रेस क्यों बार बार इस प्रकार का आत्मघाती गोल करने के लिए आमादा रहती है? 2007 में सोनिया गांधी मौत का सौदागर कहती है, नतीजा भाजपा को प्रचंड बहुमत गुजरात में। 2013-14 के समय में मणिशंकर अय्यर नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के लिए प्रत्याशी घोषित होते तो कहते हैं कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा हो तो हम उनके लिए चाय की दुकान खुलवा सकते हैं। पता चला कि कांग्रेस की दुकान बंद हो गई और नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री हो गए। 2017 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी इसी प्रकार की बात नरेंद्र मोदी को लेकर कही गई। 2019 में राहुल गांधी ने सीधे नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया और राफेल मामले को लेकर नारा चलवा दिया, चौकीदार चोर है। सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर आघात था। पर नतीजा क्या रहा? देश की जनता ने अपना समर्थन नरेंद्र मोदी के प्रति जता दिया। तो अब 2022 गुजरात चुनाव, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कांग्रेस को भारी तो नहीं पड़ जाएगा? क्यों ऐसी कोशिश होती है, इसी पर हम बात करेंगे। समझने की भी कोशिश करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में इतनी तलखी, इतने तेवर और उसके साथ में महसूस होने वाली घृणा या नफरत क्या वाकई इतनी जरूरी है? हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस चर्चित विषय पर कुछ बात करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र चाणक्य का दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा था कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वतुष्यंती जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाणी बोलने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं।
हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। मीठे वचन बोलने में कैसी दरिद्रता, अर्थात बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। चाणक्य ने क्या कमाल की बात कही थी, और पता नहीं क्यों सियासत में लोग चाणक्य जो सबसे कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं, उन्हीं की बातों को अनसुना कर देते हैं। इसे जहन में रखते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ अनेकों बार इस चर्चा का हिस्सा रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता, पूर्व सांसद, प्रदेश उपाध्यक्ष, कभी चिंतामणि मालवीय के रूप में हमारे साथ बैठते थे। अब वो डॉक्टर चिंतामणि मालवीय के तौर पर हमारे साथ है। तो सबसे पहले तो चिंतामणि जी, आपको बधाई डॉक्टरेट प्राप्त करने के लिए। हमारे साथ में उस्मान अंसारी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर देवेंद्र वर्मा जी खासतौर पर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा शुरू करेंगे उस्मान अंसारी जी से, लेकिन उससे पहले 2 बयान सुनेंगे। क्या खड़गे जी ने कहा और क्या उसकी प्रतिक्रिया में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। एक कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष का बयान और दूसरा भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सुने। आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। तो भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है, समझ में नहीं आता। कांग्रेस के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियां भी ऊल जुलूल और फालतू आरोप लगाने की यह कोशिश करती हैं। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना यह स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है, यह उसकी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री स्वयं में एक संस्था होता है, और उसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना। तो उस्मान अंसारी जी मेरे साथ में हैं। राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, ये केवल खड़गे जी का बयान नहीं, पूरे कांग्रेस नेतृत्व की सोच ही ऐसी है, इस पूरी जमात का सोच ऐसा है। क्या कहते हैं उस्मान जी, देश के प्रधानमंत्री को की गई आपकी टिप्पणी आत्मघाती गोल के तौर पर इतिहास भरा पड़ा है। जब जब नरेंद्र मोदी को इस तरीके से आपने शब्दों से संबोधित किया है, तब तब उसका जवाब भाजपा से ज्यादा जनता ने दिया है। क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, जनता जनार्दन होती है, सब जानती है जी, इन बातों में आने वाली नहीं है जी, क्योंकि आने वाला जो टाइम है, अभी जल्द ही आपको गुजरात इलेक्शन का हो या जी, दिल्ली का इलेक्शन हो, आपको रिजल्ट आएगा, आपको महसूस होगा जी, कि ये इनका काम ये है कि घृणा और इस तरह की बातें फैला के आपस में नफरत की बात ये खुद ही कर रहे हैं। मान लिया, पहले तो हमारे खड़गे जी ने कोई गलत नहीं कहा, जी, क्योंकि उन्होंने सत्य बोला है कि जो चीज हमारा चेहरा एक प्राइम मिनिस्टर का है, हम संवैधानिक पद पे बैठे हैं, हम पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और पूरे वर्ल्ड की नजर हमारे पर रहती है, तो हमारे को लगता नहीं कि हम काउंसलर्स के इलेक्शंस के लिए अपना चेहरा लेकर दिल्ली में उतरे या कोई दूसरे स्टेट में जाए, तो वो मुनासिब नहीं है। वो इसीलिए उन्होंने एक बात रखी कि हमारे को एक प्रोटोकॉल होता है, उसके आधार पर ही प्राइम मिनिस्टर को चलना चाहिए। वो एक हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, माननीय हमारे भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, अदर पार्टियों के भी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो गरिमा बनाने के लिए एक काउंसिलर के इलेक्शन या दूसरे में नहीं आना चाहिए, उन्हें एमपी के इलेक्शंस में थोड़ा अपना ध्यान देना चाहिए, जिसमें उनको ये करना है। दूसरे, मान लिया कि हमारे खड़गे जी ने ये बोला, ठीक है,
मगर क्या आप पलट के आप भी गलत बोलोगे? आप ऐसा बोलोगे, पूरी जमात को बोलोगे? पूरी जमात कैसे हो सकती है? मेरे विचार अलग हैं, खड़गे जी के विचार अलग हैं, सोनिया जी के अलग है। राहुल जी क्या काम कर रहे हैं आपको पता है? वो जोड़ने की राजनीति कर रहा है, तोड़ने की नहीं कर रहा है। जी आप उन पे क्यों नहीं बोलते कि राहुल जी क्या कर रहे हैं? जी। क्यों नहीं बोलते उन पर? राहुल जी जोड़ रहे हैं, देश को जोड़ रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या उनकी जो सेना है, ये जो सेना है वो तोड़ने की बात करती है। इस तरह तोड़ा जाता है। अंसारी जी, ये आप तो खुद ही उलझते हुए दिख रहे हैं। आपको स्वयं लग रहा है क्या खड़गे जी ने जो बोला ठीक नहीं बोला? आप यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं, खड़गे जी भी क्यों बोल रहे हैं, राहुल गांधी जो कर रहे हैं उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो आपको लग रहा है कल चूक हो गई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से? और अगर राजनाथ सिंह ये बोल रहे हैं ये पूरे कांग्रेस नेतृत्व की सोच है, तो आप यहाँ पे खारिज कर रहे हैं। खड़गे जी की सोच अलग, हमारी सोच अलग। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ नहीं है कांग्रेस, एक झटके में नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष को अकेला छोड़ने के लिए तैयार। उस्मान अंसारी जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मानते हैं, मगर सोच विचारधाराएं वो पार्टी से हटकर भी पर्सनल होती है इंसान की। राहुल गांधी जी की पार्टी से हटकर कर रहे हैं वो काम, वो प्रचार नहीं कर रहे हैं कांग्रेस का, वो जोड़ रहे हैं। तो विचारधारा अलग हुई नहीं हुई, खड़गे जी की विचारधारा अलग हुई नहीं हुई। तो ये नहीं है कि वो ये राहुल जी जो है चल रहे हैं वो देश को जोड़ने के लिए चल रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। आप जो है राहुल जी को और हमारे में आपस में ही आप ये कहो कि खड़गे जी का अलग मैटर है और आपका अलग मैटर, राहुल जी का अलग मैटर है, ऐसा नहीं है। हमने सबसे बड़ी बात तो ये है, हमें जिस देश में हम रहते हैं, इस देश में तरह तरह की भाषाएं और तरह तरह के लोग, तरह तरह के फूल खिलते हैं। तो यहाँ पर हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। ये खाली नारा नहीं होता, सबका या मैं साथ सबका विकास। साथ लेकर चले जाऊं? अंसारी जी को खुद ही लग रहा है खड़गे जी कुछ गड़बड़ कर गए, बोले राहुल जी पे बात कर लेते, खड़गे जी की पे बात करने छोड़ दो। लेकिन मैं चिंतामणि जी के पास जरूर जाना चाहता हूँ, चिंतामणि जी से जानना चाहता हूँ ये इतना ज्यादा बेचैनी या परेशानी क्यों है भारतीय जनता पार्टी की? जो विषय नहीं है उसे भी विषय बनाने के लिए इतने ज्यादा व्याकुल है। क्या भरोसा नहीं गुजरात की सरकार पर कि वो अपने काम के आधार पर जनादेश ले लेगी, जो नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा का विषय बना देना चाहते हैं आप? क्या गलत कह दिया खड़गे जी ने? भाई देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, आप हर जगह नरेंद्र मोदी जी को दिखाकर वोट दिलाना चाहते हो। आपको लगता है कि आपकी सरकार का काम ठीक नहीं है प्रदेश में, आपके विधायकों के लिए जो उम्मीदवार खड़े हैं उनकी हैसियत ठीक नहीं है, जनता के बीच में साख ठीक नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि जहां भी हो नरेंद्र मोदी जी नाम का चेक आपके पास है उसी को बना लो। एक व्यक्ति का कितना शोषण करोगे चिंतामणि जी, थोड़ा बताएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी केवल प्रधानमंत्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं जी और प्रत्येक चुनाव में उनकी अपनी प्रतिष्ठा, वो उनका गृह क्षेत्र है, तो स्वाभाविक रूप से वो हमारे नेता हैं, तो वो हमें नेतृत्व देंगे ही। जी इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जी दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के से, उनके नाम से, उनके चेहरे से कांग्रेस बहुत डरती है जी और इसलिए अपेक्षा करती है कि भाई कुछ चुनाव तो हमारे लिए छोड़ दो, जहां आप जाते हो, विजय प्राप्त करते हो, आप इतने आपका चेहरा इतना उज्जवल है, आपके काम इतने हैं कि लोग आपको देख करके वोट, हम कहीं नहीं टिकते, हमारी पूरी पार्टी कहीं नहीं टिकती, राहुल गांधी कहीं नहीं टिकते, तो खड़गे जी का तो कोई जवाब ही नहीं है, हमारे पास उस हाइट का कोई नेता नहीं, इसलिए कांग्रेस डरती है। ये जो उनका वक्तव्य है उसी डर की अभिव्यक्ति है कि भाई आप हर जगह चले जाते हो, कुछ कुछ जगह तो बच्चों को खेलने दो, कुछ जगह तो हमें कर लेने माफ दो। कीजिए चिंतामणि जी, बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं। जिस मध्य प्रदेश में बैठे हो ना, यहीं पे निपटा दिया था यहाँ की जनता ने, राहुल गांधी नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों को। सामने उदाहरण है। जिस छत्तीसगढ़ में मैं बैठा हूं यहाँ पर तो सफाई से ऐसा निपटाया कि अभी तक सांस नहीं आ रही है। वो राजस्थान है ना, वहां पर भी निपटे हुए आप बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, इतना भी आत्मविश्वास का प्रदर्शन ठीक है जितना भी है, पर इतना भी नहीं, इतना खराब ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आपके पास में भी हार के पर्याप्त उदाहरण है। ममता बनर्जी, टीआरएस के अपने राव साहब और भी कई लोग हैं जो बताते रहते हैं कि इस देश में और भी लोगों के प्रति जनता का समर्थन है। जी मेरे ख्याल से अगर आप तीनों प्रांतों की जीत का श्रेय अगर राहुल गांधी जी को दे रहे हैं तो आपको फिर से मूल्यांकन करना चाहिए उस चुनाव का जी कि राहुल गांधी जी के कारण अगर तीनों जगह चुन गए हैं तो फिर उनको वो गुजरात क्यों नहीं गए, और अगर उनके चेहरे से चुन सकते, वहां पे सरकार बन सकती तो वो यात्रा एक तरफ छोड़ते और सारा समय गुजरात ही देते। उन्हें पता है कि वहां कुछ होना नहीं है, उन्हें पता है कि हिमाचल में कुछ होना नहीं है, इसलिए यात्रा में लगे। यात्रा एक चेहरा ढकने का एक उपक्रम है, एक माध्यम है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़े अति उत्साह में भी है,
क्योंकि जो यात्रा निकल रही है राहुल गांधी जी की, जी। उस यात्रा में खड़गे जी का कहीं फोटो हमें दिखाई नहीं देता जी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो पूरे इसमें नहीं है, कहीं नहीं है, और केवल राहुल गांधी जी। तो खड़गे की स्थिति तो केवल रबर स्टैंप जो हम बार बार करते थे वो हो गई। तो पहली बार उन्हें बुलाया तो मुझे लगता है अति उत्साह में बोल गए हैं, अध्यक्ष के तौर पे गुजरात बुलाया तो उन्हें इस बात का बड़ा अति उत्साह, बड़ा खुशी हुई और खुशी में ऐसा बोल गए वो। लेकिन कुल करके प्रधानमंत्री का अपमान। अब प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री संस्था है, और हम लाखों लाख करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का और 135 करोड़ लोगों का वो अच्छा, सर्वमान्य इसमें नेता है। अपमान क्या है, थोड़ा सा ये बताइए चिंतामणि जी। मैं तब से सुन रहा हूं, कल से समझने की कोशिश कर रहा हूं। भाई, प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया, नरेंद्र मोदी जी का अपमान कर दिया, थोड़ा समझना चाहता हूं। उन्होंने केवल इतनी सी बात कही, भाई हर जगह नरेंद्र मोदी का चेहरा ही सामने रखते हो। नगर निगमों में पार्षद का चुनाव है, उसमें भी नरेंद्र मोदी को देख के ही वोट दो। विधायक के संदर्भ में भी नरेंद्र मोदी जी का वोट को देख के वोट दो। एमपी का चुनाव है तो नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के वोट दो। भाई इतने सारे चेहरे क्यों रखते हो? इसको लेकर उन्होंने एक बात कही, इसमें अपमान क्या हो गया? थोड़ा बताओ ना आप चिंतामणि जी। देखिए, अपमान की एक श्रृंखला है इसमें। आप देखिए, सबसे पहले तो ये सब फॉलो करते हैं सोनिया गांधी जी को। 2007 में सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर कहा, फिर किसी ने नीच कहा। अरे अभी कल के संदर्भ में बात करो नहीं, ये तो मैं फेरिस्त से पहले ही गिना चुका कि कांग्रेस कैसे कैसे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, अपनी गर्दन पे कुल्हाड़ी मारी है चिंतामणि जी। ये तो फेरिस्त मैंने ही गिना दी। अभी तो कल के संदर्भ में बात करो कि भाई खड़गे जी ने ऐसा कह क्या दिया यार, जिसके कारण से आपको लग रहा है कि गुजरात के सपूत का, नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का अपमान हो गया। थोड़ा समझाओ तो सही ना, आप जैसा विद्वान आदमी है, थोड़ा समझ में तो आए देश को। देखिए कि रावण केवल व्यक्ति नहीं, वो तमाम बुराइयों का प्रतीक है। और ऐसा उनको प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को रावण कहना, उन सब बुराइयों का आरोपण उन पर करना है जो रावण में थी। अरे चिंतामणि जी देखो, गलत बात मत करो। अभी कुछ समय पहले आप सब लोग रावण के संदर्भ में समर्थन में बयान दे रहे थे। वो इतना विद्वान था, उसका व्यक्तित्व ऐसा था। वो एक आदि पुरुष करके पिक्चर आ रही है, तो उसके संदर्भ में वो रावण का स्वरूप ऐसा क्यों है, उसकी दाढ़ी ऐसी क्यों है, मूछ क्यों नहीं है, इसको लेकर लगे हुए थे। अब उस रावण के संदर्भ में तुलना हो गई तो आपको लगने लगा कि बड़ा अपमान हो गया। समझ ही नहीं आता आप लोग खड़े कहां हो। कभी रावण के चेहरे को लेकर परेशान हो गए कि रावण का चेहरा ऐसा क्यों दिखा दिया, और अब रावण के साथ क्यों दिखा दिया, इस पर नाराज हो गए। थोड़ा क्लियर करो ना, आप हो किसके साथ, राम के साथ कि रावण के साथ? समझ ही नहीं पाते हम लोग तो। हम तो स्वाभाविक रूप से राम के साथ है, कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन रावण जो है वो एक जो राक्षसी प्रवृत्ति है उसका प्रतीक है। तो हाँ। इन्होंने एक प्रकार से गाली दी है प्रधानमंत्री को, और इसका जवाब निश्चित रूप से गुजरात की जनता देगी। इसका क्योंकि जवाब गुजरात की जनता देगी। चिंतामणि जी एक ही बात पर लगे हैं, लेकिन देवेंद्र वर्मा जी शायद इसके मायने समझ पा रहे हो। मैं बार बार खोज रहा हूं, शायद देवेंद्र वर्मा जी मेरी मदद करें। देवेंद्र जी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये जहां कुछ मामला उलझता है वहां प्रधानमंत्री की साख को दांव पर लगा दिया जाता है? अब कुल मिलाकर जब मतदान में 48 घंटे का समय बचा था, अचानक लगा कि नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है, अपमान हो गया है। थोड़ा इसमें आप रोशनी दीजिए। क्या गुजरात में हालात वाकई इतने जटिल हैं जिसके चलते प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी के मान और अपमान का विषय एक चुनाव के जनादेश को बना दिया जाए? थोड़ा बताइए ना देवेंद्र जी। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी चाहे मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 3 चुनाव से निश्चित तौर पर चुनाव जीत रही है। जी। अभी भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी लीडरशिप इमर्ज नहीं कर पाई है जिसके बल पर वो राज्यों में चुनाव जीत सके। और इसका उदाहरण आपने ही बताया, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, सब जगह मोदी के ऊपर डिपेंडेंसी है। जी। और ये भाजपा की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि मोदी के अलावा उनके पास में कोई ऐसा चेहरा ही राज्यों में नहीं वो इमर्ज कर पाए जिससे कि वो वोट हासिल कर सके। जी। और नतीजा है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो मोदी जी को सभी जगह जाना पड़ता है। उनकी 50-50 रैलियां, 27 रैलियां, 30 रैलियां, ये सब भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अभी चिंतामणि जी कह रहे थे कि वो हमारे भाजपा के सर्वमान्य नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, तो वो प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता को हम अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन दोनों को तो अलग अलग करना पड़ेगा। जी। जब आप जाते हैं तब आप प्रधानमंत्री के तौर पर वहां नहीं जा रहे हैं, जी। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर जा रहे हैं। और जब आप भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर कहीं जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर विपक्ष जो है
वो इस प्रकार की शब्दावली का यूज कर सकता है या करता है, या गलती से कर सकता है या जानबूझ के कर सकता है, ये सब अलग विषय है। जी लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि खड़गे जी ने कोई बहुत ऐसी अपमानजनक बात वहां पर प्रधानमंत्री जी के बारे में या भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य सबसे सर्वोच्च नेता के बारे में की है, प्रधानमंत्री के बारे में नहीं की। जी प्रधानमंत्री पर वो चुनाव में गए भी नहीं है, वो तो भाजपा के नेता के तौर पर वहां गए हैं। जी प्रधानमंत्री और ये दोनों पद को आपको अलग अलग करना पड़ेगा। और वहां पर उन्होंने ये कहा कि भाई जिस प्रकार से रावण सर्वव्यापी था, उसके 10 के बदले उन्होंने 100 सिर कह दिए। अर्थात उनका आशय ये था कि सर्वव्यापी सर्वव्यापी व्यक्तित्व से तुलना कर रहे थे वो मोदी जी की। उसके लिए उन्होंने रावण का सहारा लिया कि जैसा रावण सर्वव्यापी था, क्या मोदी भी सर्वव्यापी हो गए। और निश्चित तौर पर चाहे वो दिल्ली दिल्ली का कारपोरेशन का चुनाव हो, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, सब जगह केवल मोदी ही मोदी यदि रहेंगे तो आपने पिछले 15 वर्षों में स्टेट लीडरशिप को ऐसा इमर्ज क्यों नहीं किया कि उनके नाम पर भी, अब गुजरात में कोई ऐसा लीडर नहीं है कि उनके मुख्यमंत्री के नाम पर कोई वोट मांगे जा सके। वोट केवल मांगे जाते हैं या तो केंद्र सरकार के ऊपर या फिर कोई एक ऐसा इश्यू ले आती है भारतीय जनता पार्टी जिसको कि, चाहे वो, अब ये जो कल कल का जो वक्तव्य खड़गे जी का है, जी कल के साथ में उन्होंने एक पूरी लिस्ट जारी कर दी है। जी इस मौत का अगर कहा था, उसके पहले औकात बताई थी, उसके पहले रावण गंदी नाली का कीड़ा भी कहा था। ऐसे कई चीजें उन्होंने एक साथ, मतलब सीक्वेंस, मतलब 2008 से लेके और अभी तक का पूरा याद दिला के, और पूरी मोदी जी का फेहरिस्त जारी कर दी है, देवेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं। और इसका कारण बता रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर ऐसी लीडरशिप ही नहीं है भाजपा के पास में जिससे चुनाव जीतने की गारंटी मिल सके, इसलिए नरेंद्र मोदी को विषय बनाया जाता है। पर देवेंद्र वर्मा जी साथ में ये कहते हैं कि भाई आप प्रधानमंत्री को अलग रखिए, भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य सर्वोच्च नेता को अलग रखिए, और जब भाजपा नेता के तौर पर आप प्रचार में जा रहे हैं तो अपने ऊपर होने वाले प्रहारों को भी स्वीकार कीजिए। मेरे साथ में रमेश शर्मा जी हैं। रमेश जी, आपसे जानना ये चाहता हूं कि ऐन मतदान से ठीक पहले भाजपा कोशिश कर रही है इसे विषय बनाने की। क्या गुजरात में वाकई मामला ज्यादा कठिन हो गया है जो प्रधानमंत्री के पद को दांव पर लगाने की नौबत आन पड़ी? सीधे प्रधानमंत्री के सम्मान के साथ में विषय जोड़ दिया गया। क्या कहते हैं आप? देखिए, मोटे तौर पर अभी जो चुनाव के विश्लेषण आए हैं, चाहे वो ज्योतिष का हो या मीडिया का हो, जी उसमें भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जो है वो भारी आ रहा है। जी तो गुजरात में भाजपा की ऐसी स्थिति तो अभी नहीं दिख रही है कि वो उनको कुछ चीज दांव पर लगाना पड़े। लेकिन फिर भी चूंकि नरेंद्र मोदी जी का वो गृह प्रदेश है, जी तो इस नाते, गृह प्रदेश होने के नाते उनकी वहां पर यात्रा करना, इसको हम सामान्य ही कहेंगे। जी यद्यपि प्रधानमंत्री के रूप में जो भी पार्टियां रही हैं, जो जिनके प्रधानमंत्री रहे हैं, राज्य विधानसभा के चुनाव में हर प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार जाकर के किया है। जी या आप नेहरू जी को देख लें, या आप इंदिरा जी को देख लें, या आप पटेल जी को देख लें, राजीव जी को देख लें, और वही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जी तो नरेंद्र मोदी अगर गए हैं गुजरात में, तो मेरी दृष्टि में ये कोई नया काम और ये आश्चर्यजनक काम नहीं है। जी लेकिन कई बार छोटा नेता अगर कोई बात कहे, कोई शब्द कहे, तो उसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं। लेकिन कोई अगर बड़ा नेता इस बात पर कहे, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के अगर वो इस तरह की बात कहेंगे तो स्वाभाविक रूप से उस पर कटाक्ष किया ही जाएगा। और उसका एक कारण है, जी मोटे तौर पर यह कहा गया है कि तथ्य का जवाब तथ्य से देना चाहिए और तर्क का जवाब तर्क से देना चाहिए। जब व्यक्ति के पास तथ्य और तर्क कमजोर होते हैं, तब वो व्यक्ति की छवि पर छवि भंग करने का हमला करता है। जी इस समय कुछ भी हो, भारत राष्ट्र जिस दिशा में जा रहा है, जी मुझे लग रहा है कि तथ्य की दृष्टि से और तर्क की दृष्टि से अब उनके पास इसकी कमी है। या जी तो उनकी स्टडी कम है, या उनका अध्ययन जो भी कुछ है, लेकिन उनके पास तथ्य और तर्क उतने नहीं है। इसलिए अब छवि भंग करने का, व्यक्तित्व हमला करने का ये एक अभियान पर चल रमेश जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आदमी अनुभव से सीखता है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ये कांग्रेस के संदर्भ में आप कोई उपमा देना चाहेंगे? एक लंबी फेरिस्त है जिसमें यह पता चलता है कि जब जब नरेंद्र मोदी को इस तरीके से व्यक्तिगत रूप से निशाने पर लिया गया है, तब तब जनता के द्वारा विपरीत प्रतिक्रिया मतों की शक्ल में कांग्रेस पार्टी को भुगतनी पड़ी है। लाइन से है,
2007 से लेकर 2019 तक। इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को लेकर तल्ख टिप्पणी करने से बाज नहीं आते, और वो टिप्पणियां महज राजनीतिक नहीं होती हैं, एक नफरत का, एक घृणा का, एक जुगुप्सा का भाव उसमें साफ तौर पर महसूस किया जाता है। जैसे कुछ टिप्पणियों के संदर्भ में बताता हूं मैं। सलमान खुर्शीद 17 अगस्त 2013 को बोलते हैं, उनके बारे में क्या कहना, मेंढक अभी अभी बाहर निकला है। मणिशंकर अय्यर 2000 चुनाव से ठीक पहले, वो सिर्फ चाय बेच सकते हैं, बोलेंगे तो हम इंतजाम कर देंगे। संजय निरुपम 2014 में बोलते हैं, जनादेश आ जाने के बाद, सरकार बन जाने के बाद लोगों ने बंदर के हाथों में देश चलाने को दे दिया है। आपसे जानना ये चाहता हूं, लगातार ऐसे बयान परेशानी का सबब होने के बाद भी थमते क्यों नहीं, रुकते क्यों नहीं? इसके संदर्भ में आपका कोई आकलन है, क्या है? देखिए, व्यक्ति की यात्राएं दो प्रकार की होती हैं उसके काम की। जी। एक यात्रा होती है कि सफलता का उसका जो पैमाना है वो कमजोर होता रहता है। जी। तो मोटे तौर पर अब जो लोग शरीर विज्ञान या मन के जानकार हैं वो इस बात को जानते हैं कि यदि लगातार संघर्ष के बाद भी हमारी सफलता नीचे, ग्राफ हमारा नीचे गिर रहा है, तो दिमाग से एक विशेष प्रकार का केमिकल निकलता है जो शरीर की शिराओं को तंग करता है, उनको कड़ा करता है। तो जब शरीर की शिराएं कमजोर होती हैं तब व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ता है और उसके स्वर जो हैं और शब्द उसमें घटियापन आता है। इसका उदाहरण चौराहे की लड़ाई पर देख लें। मान लीजिए दो लोग लड़ रहे हैं और एक जना अच्छा घूंसा मार रहा है तो वो चुपचाप घूंसा मारेगा, लेकिन जो दूसरा पिटेगा वो गालियां देता है। तो ठीक उसी प्रकार पिछले 10-12 वर्षों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है, उसका वोट का प्रतिशत भी गिर रहा है और संसद में उसकी सीटें भी कम हो रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से उसके जो नेता हैं उनकी शब्दावली की गिरावट आना वो स्वाभाविक बात है, ये मनुष्य का स्वभाव है। तो रमेश शर्मा जी हैं तो पत्रकार, लेकिन उन्होंने बतौर डॉक्टर के तौर पे एनाटॉमी हमें समझा दी, शिराओं के स्तर पर, केमिकल लोचे के संदर्भ में। अब इस व्याख्या के संदर्भ में नजरिया देने के लिए मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार प्रताप भानु शर्मा जी हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं। उनसे ही जानना चाहता हूं, क्या चाहते हैं आप लोग? मतलब नरेंद्र मोदी को सफलता के किस शिखर पर पहुंचाने के लिए कांग्रेस इतनी प्रयत्नशील है? जब भी कोई निर्णायक मौका आता है, कोई ना कोई बयान ऐसा देने की कोशिश आपके सम्मान्य नेतागण करते हैं कि भाजपा की मदद हो ही जाए। भाजपा इंतजार में रहती है, कोई मदद मिल जाए, कोई मदद मिल जाए, कोई मदद मिल जाए, किसी और से नहीं मिलती, कांग्रेस के नेताओं से मिलती है। एक मधुसूदन मिस्त्री, उन्होंने 12 नवंबर 2022 को बयान दिया है, अब की बार मोदी की औकात दिख जाएगी। देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, 2-2 बार स्पष्ट बहुमत में अपनी पार्टी को सत्ता में लेकर आए हैं। मधुसूदन मिस्त्री एक विधानसभा चुनाव में उनकी औकात दिखाने की बात कर रहे हैं। आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्वान हैं, बड़े अनुभवी हैं, कई बार के विधायक सांसद हैं, वो रावण के साथ तुलना कर दी है। भाजपा कल से फूली नहीं समा रही है, बोला खड़गे जी ने, उछल भाजपा रही है। क्या कहता है प्रताप भानु जी अपनी पार्टी के नेताओं की समझ को लेकर? देखिए हिमांशु जी, ये समझ का जो गिरावट आई है वो उसकी शुरुआत भाजपा के नेताओं ने ही करी है जी। और जिस तरह से शब्दावली को विकृत किया गया और अर्थ का अनर्थ लगाया गया, उसमें ये श्रृंखला बढ़ती गई निरंतर पिछले 8-10 सालों में, मैंने ये देखा है जी। परंतु यदि ये देखें कि प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति दीदी और दीदी कह के चुनाव प्रचार करता है तो शर्मनाक है जी। यदि सोनिया गांधी जी को या राहुल गांधी को जर्सी गाय का बेटा कहता है तो शर्मनाक है प्रधानमंत्री के लिए जी। यदि राहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द में करोड़ों रुपया देश के बर्बाद विज्ञापन करने में कर दिए जाते हैं तो भाजपा के लिए और प्रधानमंत्री पद के गरिमा के लिए, दोनों के लिए शर्मनाक है। और इसी तरह से रावण का उपयोग हो गया तो इतनी तरह से एक मिसाल उन्होंने प्रस्तुत की। उन्होंने मोदी को रावण नहीं कह दिया जी। और जब भाजपा के लोग, भाजपा के नेता विभीषण शब्द का उपयोग करते हैं, लगातार मैंने मध्य प्रदेश में देखा है
जी। चाहे वो उनके वो जो संगठन मंत्री हैं कौन राव हैं वो हो, चाहे वो हमारे शिवराज सिंह हो, जिस तरह से दल बदल हुआ और जो लोग कांग्रेस से विश्वासघात करके गए जी। उनको विभीषण निरूपित कर दिया। जी। विभीषण रावण का ही तो भाई है जी। और विभीषण को आज तक समाज में कोई मान्यता नहीं मिली। जी। अब यदि ठीक है आप कांग्रेस पे आक्षेप लगा रहे हैं वो अपनी जगह है, हमें इस तरह की बातों से बचना चाहिए। मैं इस बात को भी बता रहा हूं आपके लिए जी। कि प्रचार की राजनीति में आप देखें जब तक गरिमा रहे, गरिमामय प्रचार हो, वो उसका हमें पालन करना चाहिए। परंतु आज यदि जैसा हमारे रमेश जी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये शब्द का उपयोग हो रहा है, देश की इतनी बड़ी पार्टी सत्ता में पार्टी है, क्या सत्ता में जो बैठे हैं उनका कोई कर्तव्य नहीं बनता? जी। संसद के अंदर कैसी भाषाओं का उपयोग किया जाता है? जब प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बनकर जाते हैं तो क्या उन्हें कोई दूसरा विकास का मुद्दा, सबका साथ सबका विकास का भूल जाते हैं वो? अच्छा कहीं प्रताप वो भानु, ये एक अनुभव के आधार पर बताइए, आपके तो मतलब 5-6 दशक का राजनीतिक अनुभव है, क्या आपका अनुभव ये बोलता है कि नरेंद्र मोदी को लेकर अगर व्यक्तिगत टिप्पणी की जाए तो उससे जनता में समर्थन मिलता है, उससे वोट मिलते हैं, उससे सकारात्मक वातावरण मिलता है, कांग्रेस की जड़ें मजबूत होती हैं, खाद पानी मिलता है, या आपका अपना एक आकलन है कि जब जब ऐसा करते हैं तब तक ऐसा लगता है समझ रहे थे कि पानी डाल रहे जड़ों में और डल मटा जाता है और नुकसान हो जाता है? क्या कहते हैं, कुछ आकलन आपके पास में है या आपने अनदेखा ही कर दिया है? आकलन में रखा क्या है? हार हार और हार हमारी नियति है, तो इसका आकलन क्या करना, क्या है प्रताप भानु जी? थोड़ा रोशनी दीजिए ना। नहीं, देखिए, हार को जीत में बदलना कांग्रेस को आता है और हम मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं। अब यदि किसी के मुंह से या किसी भाषण के दौरान कोई शब्द निकल जाए तो तिल का पहाड़ बनाना भाजपा को आता है जी। और उसे प्रचार का मुद्दा बना देते हैं जी। जबकि जो सत्ता में है, जो देश का प्रधानमंत्री है, जिसकी सरकार भारतवर्ष में है, उनको उन मुद्दों पे बात करना चाहिए, विषय पे बात करना चाहिए, विषयांतर नहीं करना चाहिए। अरे वो तो ठीक है, आपसे जो आप खुद ही विषयांतर कर दे रहे हो। मैंने एक सीधा सवाल किया प्रताप भानु जी कि नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद रहता है या नुकसान का सबब रहता है? इसके संदर्भ में क्या प्रताप भानु शर्मा जी के पास में कोई आकलन है जो हमारे दर्शकों के बीच में साझा करना चाहें, या आपने कहा कि अभी इस पर आकलन करना नहीं चाहता मैं? थोड़ा इसके संदर्भ में स्पष्ट बोलिए ना प्रताप भानु जी, ऐसी भी क्या बात, क्या आप ना बोलें साफ साफ? आप चाहते हैं तो मैं जरूर स्पष्ट ही बोलूंगा जी। और जो सच है वही कहने का प्रयास करूंगा जी। कि कोई भी लीडर कौन होता है जी। जो लीड करे देश को, जी। जो मुख्य धारा को लीड करे, जी। जो समाज को लीड करे, वो लीडर होता है। जी। और यदि देश का लीडर ही गलत दिशा में गलत शब्दों का उपयोग करने लग जाए तो फिर दोष किसको दोगे? आप जनता को दोगे, विरोधी पार्टी को दोगे, या उस देश के लीडर को दोगे, या लीडरशिप करने वाली पार्टी को दोगे? तो प्रताप भानु जी इस पर नहीं जाना चाहते कि कांग्रेस को कितना नुकसान होता है। प्रताप भानु जी इस बात पर बात करना चाहते हैं कि शुरुआत कौन करता है। तो चिंतामणि जी कटघरे में है। चिंतामणि जी, प्रताप भानु शर्मा ये बता रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को कि ये जो हल्के शब्दों का प्रयोग है, इसकी शुरुआत, इसका उपयोग देश के सर्वोच्च नेता, भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाता है। उन्होंने उदाहरण सहित इस बात को समझाने की चेष्टा की है। जितनी नाराजगी, जितना आक्रोश, जितना गुस्सा कांग्रेस के नेताओं के संदर्भ में आपका है, क्या उसका कोई हिस्सा प्रताप भानु शर्मा जी की बात के समर्थन में भी आपके पास है, या क्योंकि अपनी पार्टी का विषय, अपने नेता का विषय है इसलिए गलत भी है तो भी हमारे को उस तरफ देखना नहीं? क्या कहते हैं प्रताप भानु जी? थोड़ा रोशनी बताइए ना। किसी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, दीदी, ऐसे बयानों को लेकर सवाल उठते रहते हैं। कभी मनन करते हैं क्या चिंतामणि जी आप इस पर? कैसी नौबत क्यों आ जाती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रताप भानु जी बहुत वरिष्ठ नेता है, बड़ी न्यायपूर्ण बात करते हैं, लेकिन आज वो अनजस्ट कर गए। देखिए, दीदी और चौकीदार चोर है, इन दोनों की गंभीरता में, गाह्यता में और इसके
कास्टिक जो उसका नेचर है उसमें अगर अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं अब क्या कहूं इतने वरिष्ठ व्यक्ति को कि दीदी और चौकीदार चोर है, पूरे देश में नारे लगवाए राहुल गांधी जी ने, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और फिर जवाब देना पड़ा। और वैसे ही एक पूरी श्रृंखला है कांग्रेस के नेताओं की जो अपमानजनक भाषा और अपमानजनक शब्दों से भरी पड़ी है, लेकिन आपने केवल एक दो उदाहरण की दिए, वो भी हमारी पार्टी के कोई जो बहुत प्रधानमंत्री जी ने तो कभी शब्द नहीं इस तरह के कहे कि जर्सी। कौन से शब्द नहीं कहे? जितने भी शब्द मैंने बोले हैं, ये शब्दों के संदर्भ में आप यहां पर ये कहने की स्थिति में कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नहीं कहे गए? वो शब्दों की मर्यादा और उसकी गरिमा का हमेशा ध्यान रखते हैं। कभी भी उन्होंने कोई कमेंट भी किया तो उसके शब्दों की और उसके भाव में एक गरिमा थी, एक उच्चता थी। लेकिन ये जो कर रहे हैं, क्योंकि वो वास्तव में पीड़ा है, एक तकलीफ है कांग्रेस में कि भाई कोई एक गरीब घर का बच्चा प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। यही तो बात कांग्रेस कह रही है चिंतामणि जी, कि भाजपा को बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक दलित परिवार का व्यक्ति कैसे देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का निर्वाचित अध्यक्ष हो गया, भाजपा को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। कुलीन संस्कृति की भारतीय जनता पार्टी एक दलित बेटे के इस उत्थान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। चिंतामणि जी, आपकी बिरादरी का व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, मल्लिकार्जुन खड़गे, तड़प गए आप लोग, इसलिए खड़गे जी को निशाने पर ले रहे हैं। यही कहना है इस समय कांग्रेस का। जो आप कहा करते थे वो आजकल कांग्रेस कह रही है। क्या कहते हैं चिंतामणि जी? देखिए, हमें गौरव है कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष बन पाया, लेकिन उसका अपमान कितना है। अभी राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है, कहीं मैं तो इंदौर से उज्जैन, बल्कि ऊपर से वहां से और भी लंबा गया, मुझे कहीं भी ऐसा विजिबल फेस नहीं दिखा। अरे तो कमाल हो गया चिंतामणि जी, आपने तो कमाल कर दिया। कार्यक्रम में खुलासा कर रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा में आप भी शामिल हो रहे हैं। प्रताप हनु जी तो मुग्ध हो जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल गांधी की यात्रा में शामिल। कमाल है। नहीं, आप व्याख्या कर रहे हो। जो चौराहे पर पोस्टर लगे, रास्ते पर पोस्टर लगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं रागी भी तो हूँ, तो मैंने जब पूरा देखा, कहीं मुझे उनका फोटो नहीं दिखा। तो ये दलित व्यक्ति को जो अध्यक्ष बना करके, उसका अध्यक्ष बना करके जो अपमान करना है, ये बहुत असहनीय है। कांग्रेस हमेशा ये करती रही है कि अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन उनको अध्यक्ष मानती नहीं है। बताइए इस पूरे आयोजन में कहाँ है? बताइए इस आयोजन में कहाँ है? हम इस पर नहीं जाना चाहते, इस पर हम फिर बात करेंगे। अभी चिंतामणि जी अपने विषय पर रहते हैं और आपसे सीधा सवाल ये करते हैं। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सत्ता में काबिज है। क्या वर्तमान मुख्यमंत्री और वर्तमान सरकार के कामकाज पर भरोसा नहीं भाजपा को? यकीन नहीं कि उसके आधार पर इतना जनादेश मिल जाएगा कि आप सत्ता में बने रह पाए? इसलिए जरूरी हो गया कि नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा का विषय इस चुनाव को बनाया जाए, उनकी इज्जत का विषय बनाया जाए, उनको ही दांव पर लगा दिया जाए। इसमें जरा रोशनी दीजिए ना। जिस तरीके से सारे नेता सब भूलकर केवल और केवल नरेंद्र मोदी का मान, नरेंद्र मोदी का अपमान, नरेंद्र मोदी का सम्मान, और गुजरात की जनता माफ नहीं करेगी ये बात कह रहे हैं, तो जब 8 दिसंबर को नतीजा आएगा तो उसे क्या मानेंगे? गुजरात की जनता ने जो भी जनादेश दिया वो नरेंद्र मोदी के संदर्भ में दिया, गुजरात सरकार के संदर्भ में नहीं दिया। भूपेंद्र पटेल फालतू में मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम पर कौन फैसला करता है? देखिए, हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप है, एक सामुदायिक नेतृत्व है। सब लोग बैठ करके निर्णय करते हैं और सब लोग बैठ करके ही व्यवस्था चलाते हैं। इसलिए इनका या व्यवस्था के रूप में भूपेंद्र पटेल जी हो सकते हैं, व्यवस्था के रूप में नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं, लेकिन लीडरशिप कलेक्टिव है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी एक कार्यकर्ता के तौर पे अपनी भूमिका, अपना योगदान, अपनी उपाधि। मतलब चिंतामणि जी आप हमें बता रहे हैं कि जीत हार को नरेंद्र मोदी के रूप में ना देखा जाए, कलेक्टिव लीडरशिप है। हम खामखा में मानते हैं 2014 में भाजपा को जो प्रचंड जीत मिली वो नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक नेतृत्व का नतीजा है। 2019 में सत्ता में धमाकेदार वापसी भारतीय जनता पार्टी ने जो की वो नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक नेतृत्व का नतीजा है। चिंतामणि जी खारिज कर रहे हैं, गलत मानते हैं हम। ये सब कुछ जो है वो भाजपा का सामूहिक नेतृत्व का नतीजा है। खामखा में नरेंद्र मोदी को हमने इतना ऊंचा समझा हुआ है। जी चिंतामणि जी। नहीं, उनकी हाइट देखिए, उनकी ऊंचाई तो जितना आप समझ रहे हो उससे भी ज्यादा है,
अरे अभी तो आप बता रहे थे कहीं के भी नहीं है नरेंद्र मोदी, सब कुछ सामूहिक है। अभी मैंने कह दिया तो आपको लगा फंस रहा हूं, तो आपने कह दिया कि अब मेरी सोच से भी जाता है। मैं तो पहले ही मानता हूं कि उनके मुकाबले में देश में कोई इस समय मुकाबले में नेता नहीं है, पर आप ही खारिज कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मेरी सोच गलत है। तो सोचा कि आप थोड़े तर्क के साथ में समझाएंगे कि भाई हम खामखा में नरेंद्र मोदी को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, खामखा में नरेंद्र मोदी जी को इतना लोकप्रिय मानते हैं, खामखा नरेंद्र मोदी जी को हम इतना अरे ना सामान्य कार्यकर्ता है। तो चिंतामणि स्पष्ट करो आप क्या मानते हो। ये विषयगत और यानी सापेक्षता और उस पर निर्भर है। देखिए, प्रधानमंत्री जी स्वयं को एक कार्यकर्ता मानते हैं। यही कारण है कि जब पार्टी कोई व्यवस्था देती है कि एक बूथ का एक कार्यकर्ता को या एक किसी बड़े नेता को लेना है, तो प्रधानमंत्री जी भी वो बूथ लेते हैं। इसलिए वो अपने आप को कार्यकर्ता समझते हैं, वो सबके समान अपने को समझते हैं। लेकिन उनकी जो ऊंचाई है, उनका जो गरिमा है, उनकी जो मैं कह सकता हूं कि उनका जो विराट स्वरूप है उसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन वो अपने आप को एक साधारण कार्यकर्ता मानते हैं, और आप वो जो लीडरशिप है उन्हीं के बीच वही तो भूमिका करने गए कि भाई मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, गुजरात मेरा प्रदेश है और वहां हमारी सरकार बने। चलिए तो ठीक है चिंतामणि जी, अब आप थोड़ा विचार कीजिएगा, आप क्या मानते हैं। हमने तो सवाल खड़े कर दिए, विचार करना आपका काम है। लेकिन मैं आना चाहता हूँ रमेश शर्मा जी के पास में, और रमेश जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आप नहीं मानते हैं कि गुजरात के संदर्भ में, जैसा आपने पहले चरण में बोला कि खबरें तो ऐसी ही आ रही हैं, पर ऐसी खबरों के बावजूद भी जोर नरेंद्र मोदी के नाम पर दिया जा रहा है, कुछ तो कारण होगा। दो चीजों की सावधानी बरत रही है। भाजपा को जो लाभ मिला है इस समय पूरे देश में, वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के साथ साथ जो राष्ट्रभाव का वातावरण जागा है, और कहीं ना कहीं राष्ट्रभाव के लिए नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पर्याय सा बन गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये लगातार प्रयास है कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा भी स्थापित रहे, और ये जो राष्ट्रभाव का वातावरण है वो कहीं ना कहीं विधानसभा का चुनाव हो या स्थानीय चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वो बना रहे। तो क्योंकि वो लोग ये मान करके चलते हैं कि संस्कृति और राष्ट्र का निर्माण कहीं ना कहीं भावनात्मक जो वातावरण है उससे ही बनता है। तो नरेंद्र मोदी जी को ला करके या उनके चेहरे के साथ में उस वातावरण को वो बनाए रखना चाहते हैं। और उस वातावरण का दूसरा जो दिखता है, जो आज आपके हेडलाइन में भी था कि आज रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम पाकिस्तान, वो जो कश्मीर है उसको हम लेकर के रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो वातावरण, एकत्व का वातावरण है, उसको वो बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को हर जगह लेकर के वो लोग जाते हैं। लेकिन फिर भी उपमाएं देने में भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। उपमाएं बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी जो बड़े पद पर जो लोग हैं उनको उपमा देने में सावधानी बरतनी चाहिए। रमेश जी सीधे तौर पर कह रहे हैं सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन मैं देवेंद्र वर्मा जी थोड़ा अलग विषय पे आना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसके संदर्भ में कहा जाता कि संगठन महत्वपूर्ण है, पर क्या आप नहीं मानते देवेंद्र वर्मा जी कि वक्त के साथ संगठन से व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, लार्जर देन लाइफ हमारे यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया था। क्या आप नहीं मानते कि वक्त के साथ नरेंद्र मोदी ने अपनी श्रेष्ठता, अपनी सफलता के माध्यम से अपने आप को पार्टी से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण जनता के बीच में साबित करने में सफलता हासिल की है। आज कमल का फूल देखकर वोट देने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर। और शायद यही बेचैनी है खड़गे जी की, यही बेचैनी है कांग्रेस के अन्य नेताओं की। थोड़ा इस पे कहिए ना, एक व्यक्ति की सफलता को, इस श्रेष्ठता को हम आलोचना की दृष्टि से देखें या सकारात्मक दृष्टि से देखें। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में जब कोई व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है कि वो पार्टी को जिताने वाली स्थिति में पहुंच जाता है, तब निश्चित तौर पर पार्टी का संगठन कमजोर हो जाता है और वो व्यक्ति जो होता है वो ज्यादा मजबूत होता है, वो ज्यादा पार्टी से भी अधिक मजबूत निखर के आ जाता है। और पार्टी के सारे लोग भी अपनी डिपेंडेंसी उसी के ऊपर कर देते हैं, जैसा पूर्व में कांग्रेस में भी था। इंदिरा गांधी के ऊपर पूरी डिपेंडेंसी थी, इंदिरा गांधी ही पार्टी को जिताने वाली एक फेस था। तो सब लोग इंदिरा गांधी और इंदिरा इज इंडिया ने की, ऐसा हो गया था कि इंदिरा गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी नेपथ्य में चली गई थी। जी, जनता पार्टी भी पहले कभी जो जब ये कहा जाता था कि पार्टी विथ डिफरेंस, तब वो पार्टी विथ डिफरेंस थी। तब संगठन महत्वपूर्ण होता था, कलेक्टिव लीडरशिप उसमें महत्वपूर्ण होती थी। लेकिन जैसे ही एक चुनाव मोदी जी के नाम पर जीता और उसके बाद में सक्सेसिव 2 चुनाव मोदी के नाम पर ही जीते, तो निश्चित तौर पर मोदी जी जो है वो पार्टी के लिए इंडिस्पेंसेबल हो गए। मोदी जी पार्टी के पर्याय बन गए।
और सब कुछ चीजें अब मोदी के ही ऊपर केंद्रित है। और अब तो ये हो गया, खड़गे जी ने सही कहा कि अब तो चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, न कहो के आगे आने वाले समय में कहीं भी किसी वार्ड के चुनाव में भी मोदी जी आके चुनाव प्रचार करने लग जाए, जी इसका भी नहीं है। क्योंकि अब छोटे से छोटे चुनाव में यदि पार्टी का सर्वोच्च नेता, मैं प्रधानमंत्री नहीं कहता क्योंकि मैं प्रधानमंत्री और पार्टी के नेता को अलग अलग मानता हूं, जी यदि कोई चुनाव प्रचार के दौरान यदि कोई टिप्पणी किसी नेता के ऊपर होती है तो वो उस समय प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं होती, वो उस समय उस पार्टी का नेता होता है। और पार्टी आपस में, इन्होंने सही कहा अभी प्रताप भानु जी कह रहे थे कि मोदी जी के भी ऐसे बहुत से स्टेटमेंट हैं। पार्टी जब वो पार्टी के नेता के तौर पर गए तो उन्होंने दूसरे दल के नेताओं के संबंध में टिप्पणियां की। तो ये तो पार्टी के बीच में ऐसा चलता रहता है। और निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी का संगठन वैसा मजबूत संगठन नहीं है जैसा कि पूर्व में कभी हुआ करता था, जब वो सामूहिक नेतृत्व होता था, जैसे चिंतामणि जी कह रहे थे। अब सामूहिक नेतृत्व की बात नहीं है, अब तो केवल एक व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति की बात है। देवेंद्र वर्मा जी इत्तेफाक रख रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने अपने आप को इस रूप में स्थापित किया है, लेकिन ऐसे में चुनौती और बढ़ जाती है। मेरे साथ में उस्मान अंसारी जी जुड़े हुए हैं। उस्मान जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? हमारा संपर्क टूट गया है तो मैं वापस प्रताप भानु जी के पास रुक करता हूं। और प्रताप भानु जी, आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो पार्टी के लिए पार्षद के स्तर पर भी प्रचार करने से पीछे नहीं है। अगर पार्टी को उनके नाम से वोट मिलने के लिए स्थिति बन रही है तो वो दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी अपने आप को दांव पर लगाने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ आपके माननीय राहुल गांधी हैं। हिमाचल में लोग ढूंढते ही रह गए, दिखे ही नहीं राहुल। गुजरात में भी एक आध झलक दिखा देते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी पार्टी की जरूरतों के लिए इस हद तक समर्पित कि गली गली जाने के लिए भी तैयार, जैसा देवेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर वार्ड में जाएंगे। वार्ड में जाएंगे नहीं, जा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के अंदर पार्षद भी नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर वोट की उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके नेता, पूरी पार्टी दांव पर लगी हुई है और राहुल जी का पता नहीं। क्या कहते हैं प्रताप भानु जी? दोनों चीजें अलग अलग हैं हिमांशु जी। ये राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो पदयात्रा है, ये बहुत पहले से निर्धारित हो गई थी और वो समय निश्चित होने का उसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है, वो राजनीति से ऊपर। अरे प्रताप भानु जी, एक मिनट रुकिए। ये जो आपकी यात्रा पहले से निर्धारित हो गई थी ना, उससे भी कई महीनों पहले से निर्धारित था कि गुजरात में चुनाव कब होगा। उससे कई महीनों पहले से निर्धारित था, सालों पहले से निर्धारित था हिमाचल में चुनाव कब होगा। तो कम से कम बात अलग अलग तो नहीं, पता था ये चुनाव होने हैं, पर इन चुनावों में क्या होना है इसको लेके कोई डरता है, इसलिए यात्रा इस समय पर रख ली, ये भी लोग बात करते हैं। थोड़ा इसमें भी कह लीजिए, कमी ना रहे कहने में। नहीं, कहने में कोई कमी नहीं रहेगी हिमांशु जी। जो चिंतामणि जी कह रहे हैं कि इनके यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, वो तो ध्वस्त कर दिया वर्मा जी ने जी कि आज एक व्यक्ति आधारित पार्टी हो गई है जी। परंतु यदि राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं पे और अपने दूसरे लेवल के और स्टेट राज्य नेताओं पर निर्भर हैं और उनको जवाबदारी देकर रखे हैं, तो वो नेतृत्व की बात कि हम क्षेत्रीय नेतृत्व, पार्टी के अंदर जो दूसरे नंबर पर नेतृत्व है, उस पर विश्वास रखते हुए कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने अपने काम से अडिग रहे। प्रताप भानु जी, बुरा मत मानिएगा, ये जो राज्य स्तर पर नेतृत्व है ये जीतने के लिए है या हारने के लिए? अब जब हारने ही है तो फिर अपने को सामने आने की जरूरत क्या है? हारने के लिए द्वितीय पंक्ति के लोगों को ही गला कटवाने के लिए आगे कर दिया जाए, ऐसा तो कुछ मामला नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जी या जो अमित शाह हैं, वो रात दिन गली गली खाक क्यों छान रहे हैं? यदि उन्होंने इतना विकास किया है और गुजरात मॉडल पूरे देश में एक सफलतम मॉडल माना जा रहा है, और दिल्ली में नाक के नीचे गली गली और वार्डों में क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी जमीन नहीं छोड़े हैं। ये सरलता, ये समर्पण ही तो पार्टी के लोगों को उनका मुरीद बनाए रखता है। यही तो चिंतामणि जी हमें बताया करते हैं कि देखिए हमारी पार्टी आज भी देश के प्रधानमंत्री हो गए तो भी एक बूथ अपने जिम्मे लेते हैं। इसी बात के तो गुण गा रहे थे अभी चिंतामणि, आपने सुने नहीं क्या? नहीं, हमने पूरी बात चिंतामणि जी की सुनी है। अब वो सुनी सुनाई बातें कुछ और होती हैं, वस्तु स्थिति कुछ और होती है। और चिंतामणि जी भी जानते हैं
क्योंकि वो भी सांसद रहे हैं, संसद में प्रतिनिधित्व किया है कि कल के भाजपा में पार्टी विद डिफरेंस हो गई, आज पार्टी विद सो मेनी डिफरेंस। अरे तो फर्क क्या पड़ता है, पार्टी विद डिफरेंस थी तो 2 सीटें थी लोकसभा में, और सो मेनी डिफरेंस के साथ में 303 पे पहुंच गए, तो सो मेनी डिफरेंस ही ठीक है ना प्रताप बाबू जी, नहीं लगता आपको? बहरहाल मेरे साथ में उस्मान अंसारी जी जुड़े हुए हैं, एक बार फिर मैं उनके पास रुक करता हूं, हमारा संपर्क टूट गया था। उस्मान जी, आपसे जानना चाहता हूं, इतनी लंबी चर्चा के बाद क्या आप इस आकलन पर नहीं है कि बेहतर हो कि कांग्रेस कुछ नई रणनीति के साथ मैदान में उतरे? जब जब नरेंद्र मोदी को सीधे निशाने पर लेते हैं तब तब शिकस्त, पराजय, हार आपके हिस्से आती है। क्या आपको नहीं लगता है नया अध्यक्ष आए हैं खड़गे जी, कुछ नई रणनीति के साथ आए? जिन रणनीतियों पर पहले हारने की लंबी फेहरिस्त है, उसी रणनीति पर चलेंगे तो बात कैसे बनेगी? नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है जी आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है उस्मान जी। हेलो जी उस्मान जी आ रही है, हेलो, वॉइस आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है उस्मान जी, बोलिए ना। हाँ, देखिए देखिए ऐसा नहीं है। मेनली क्या है, हम एक पार्टी के बैनर तले चल रहे हैं। जी उस बैनर तले क्या राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, क्या हमारे खड़गे जी हो, देखिए हमने पार्टी को जिताने के लिए वहां पर प्रचार कर रहे हैं, ना कि हम किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हम टिप्पणी कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, आप माननीय प्रधानमंत्री जो बीजेपी जो कहते हैं बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री, वो माननीय प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं है, क्योंकि बीजेपी पार्टी का तो कोई अब रहा ही नहीं है कुछ, क्योंकि ये पार्टी जो है संघ से निकली हुई पार्टी है। आज भी मुझे लगता है कि इसको जो संघ चला रही है और संघ की जो विचारधारा है उस पे ही जो है आज ये निर्भर है, और उसी पे ही ये लोग वोट मांग रहे हैं। मुझे नहीं लगता बीजेपी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। सी से होता है कांग्रेस और सी से होता है कंफ्यूज। मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाया, मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया कि नरेंद्र मोदी को ये मानते क्या है। एक तरफ नरेंद्र मोदी के सामने बताते तानाशाह है, उनके आगे कोई कुछ नहीं है, दूसरी तरफ बयान देते हैं कि संघ चलाता है। अब जिसको एक संगठन चलाता है वो तानाशाह कैसे हो सकता है? उलझन है, इस उलझन को कांग्रेस को शायद सुलझाने की जरूरत है। पर मैं आखिरी टिप्पणी के लिए चिंतामणि जी आपके पास रुक करता हूं, समय मेरा समाप्त हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के आभारी कितने, आप खड़गे जी के आभारी कितने हैं? आपको बड़ा इंतजार था कैसे भी नरेंद्र मोदी चुनाव का मुद्दा बन जाए, नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा चुनाव का मुद्दा बन जाए, नरेंद्र मोदी जी के आधार पर गुजरात गौरव विषय बन जाए। क्या खड़गे जी ने आपकी इस इच्छा को पूरा कर दिया? और अगर कर दिया तो क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से आप खड़गे जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे, आभार जताना पाएंगे, या कृतज्ञता परिचय देंगे? उनकी मदद भी मिल गई और फिर भी आपने आभार नहीं जताया, क्या करना चाहेंगे चिंतामणि जी? सच सच बताइए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लीडर्स ये सामूहिक आत्महत्या कर रहे हैं, ये सामूहिक रूप से पार्टी को डुबाने का काम कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं दिखता है जो कांग्रेस की मदद करे। कांग्रेस को मुझे भानु प्रताप जी दिखते हैं, बस ये ठीक बात करते हैं, बाकी कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के हित में कोई बात नहीं करता है। सारे कांग्रेस को डुबाने का काम करते हैं, कांग्रेस को खत्म करने का काम करते हैं। और राहुल गांधी जी उन सबके लीडर हैं। जब तक राहुल गांधी जी हैं और वो कम्युनिस्टों के घेरे में है, मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस जो है वो डाइंग पार्टी है। और धीरे 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 अभी तो फिर भी 52 पे है, कहीं पुरानी थोड़ी बहुत पुण्य बाकी बची है, देश में अज्ञान बचा है। जिस दिन देश का अज्ञान खत्म हो जाएगा, लोग तुलना करने लगेंगे, उस दिन ये 44 52 भी नहीं बचेंगे। और धीरे धीरे ये कांग्रेस डाइंग पार्टी हो रही, क्योंकि इसका नेतृत्व विभ्रम है, भ्रमित है, और उसका कोई कंसेप्ट किसी भी विषय में क्लियर नहीं है। तो चिंतामणि जी धन्यवाद ज्ञापित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस बात से मुग्ध जरूर है कि कांग्रेस एक मरती हुई पार्टी, ऐसा उनका आकलन है। और अगर इसी तरीके से चली तो अभी जो 52 या 44 पर रहते हैं, इतने पर भी नहीं रह जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सियासत के अंतर्गत आरोप प्रत्यारोप का पुराना इतिहास है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने कुछ ऐसा कह दिया भाजपा के शिखर पुरुष के संदर्भ में जो पहले भाजपा ने कांग्रेस के शिखर पुरुष या स्त्रियों के संदर्भ में नहीं कहा है। ये बयानबाजी रही, लेकिन भाजपा की ये कुशलता है कि उसे तिल को ताड़ बना देने में महारत हासिल है। कांग्रेस को इसकी काट खोजने की जरूरत है, और कांग्रेस को क्या, संपूर्ण विपक्ष को इसका काट खोजने की जरूरत है। अगर काट खोज लेंगे तो शायद भाजपा का मुकाबला करने में अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। नहीं तो इतना तय है कि जिस राह पर और जिस रफ्तार पर भाजपा है उसको रोकना वाकई मुश्किल होगा। 8 तारीख को नतीजा आएगा। जानने में दिलचस्पी रहेगी कि मतदान से ठीक पहले नरेंद्र मोदी के सम्मान को विषय बनाने की कोशिश में जुटी हुई भाजपा
कितनी सफल रही, कितनी असफल, इसका आकलन करेंगे हम 8 तारीख के जनादेश के समय। पर आज के लिए इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। इस देश के महाकवि हुए कबीरदास जी। कमाल के दोहे उन्होंने कहे। खड़गे जी बोले, मोदी जी बोले या कोई भी बोले, देश का आम नागरिक बोले, इन सबको बोलने के संदर्भ में कबीरदास जी कमाल की बात कह के गए। कहे तो उन्होंने कई दोहे शब्दों के संदर्भ में, पर एक दोहा हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुख आवे सोई कहें, बोले नहीं विचार। मुख आवे सोई कहें, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा, जीव बांधी तरवार। अर्थात कितने ही मनुष्य जो मुख में आया बिना विचारे ही बोल जाते हैं। ये लोग अपने जीवा में कठोर वचन रूपी तलवार बांधकर पराई आत्मा को दुख देते रहते हैं। तो कुल मिलाकर ईश्वर ने जीव दी है, उसका उपयोग दूसरों को संताप या प्रताड़ित करने में नहीं बल्कि सुख देने में कीजिए। ये अपेक्षा कबीरदास जी ने तकरीबन 500-600 साल पहले व्यक्त की थी। हम उनके उत्तराधिकारी हैं। अपने पूर्वजों की कही हुई बातों पर अमल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इस आग्रह के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए